नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी आपके साथ हम साझा करते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे में कल भी हमने चर्चा की थी एपिसोड नंबर 244 में। बिहार के एक विधायक, जमीनी विधायक, बिल्कुल गरीब परिवार से विधायक तक पहुंचे। इंदिरा कांग्रेस के विधायक त्रिलोकी हरिजन की हत्या की। तो आज एपिसोड नंबर 245 में भी हम त्रिलोकी हरिजन की हत्या की ही चर्चा करेंगे। घटना थी 6 जुलाई 1989 की, जब बगहा सुरक्षित क्षेत्र हुआ करता था। जीते हुए त्रिलोकी हरिजन की हत्या घर से ले जाकर कर दी गई थी। त्रिलोकी हरिजन का गांव पश्चिमी चंपारण के बगहा के बहुअरबा गांव में था। वहीं से पत्थल नूनिया गिरोह, उस जमाने का प्रमुख दस्यु सम्राट, उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। और 7 जुलाई को यह खबर पटना पहुंची थी। तब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह थे, जो दिल्ली में थे। और ये हत्या रोकी जा सकती थी यदि त्रिलोकी हरिजन को बेतिया के डीएम ने और बगहा के एसडीओ ने सुरक्षा देती होती। त्रिलोकी हरिजन एक ऐसे विधायक थे जिन्होंने कई वर्षों तक तो सुरक्षा रखी ही नहीं थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलते थे, चलने के लिए अपनी गाड़ी भी नहीं थी। जब उन्हें धमकाया गया था तो एक बार हाउस गार्ड भी मिल गया था, लेकिन उसे भी उन्होंने जल्द वापस कर दिया था। और एक बॉडीगार्ड सिर्फ अपने पास रखा था जिसका नाम वीरेंद्र सिंह था। वह भी घटना के दिन साथ में नहीं था, छुट्टी पर गया हुआ था। तो खैर, त्रिलोकी हरिजन की हत्या हो गई 6 जुलाई 1989 को। 9 जुलाई 1989 को अंत्येष्टि हुई। पूरे बिहार में चर्चा थी त्रिलोकी हरिजन की सादगी की, त्रिलोकी हरिजन के संघर्ष की। और चंपारण के लोग जानने को परेशान थे कि आखिर पत्थल नूनिया ने, एक बेरहम दस्यु सम्राट ने, इतने सीधे साधे संघर्षशील व्यक्ति की हत्या क्यों की। तो देखिए, वजह पर हम आते हैं। इसके पहले त्रिलोकी हरिजन को जानिए, कितने मेहनतकश थे। तो देखिए, त्रिलोकी हरिजन का जन्म ही एक बेहद ही गरीब दलित परिवार में हुआ था। बहुत ही नीचे से ऊपर उठे थे ये। और त्रिलोकी हरिजन से जितने लोग मिले थे, मैं पुराने रिकॉर्ड देखता हूँ, वे लिखते हैं कि दंभ, अहंकार जैसी कोई चीज़ उनके भीतर नहीं थी। वे विधायक होते हुए भी आम आदमी थे। 1980 में भी जीते थे, 1985 में भी जीते थे। 1985 में तो उन्होंने विपक्ष के पूर्णमासी राम को हराया था। तो इनके पिता तपेश्वर हरिजन, वे और भी गरीब थे। और बहुअरबा गांव में तपेश्वर हरिजन, या यूं कहें कि त्रिलोकी हरिजन के परिवार की जीविका मूल रूप से जानवरों के चमड़े को बेचना था। लेकिन इस व्यवसाय से भी इतना पैसा नहीं हो पाता था कि घर के सदस्यों के लिए 2 जून की रोटी की व्यवस्था हो सके। मतलब जिंदगी बहुत कष्ट में गुजर रही थी, बच्चे भी थे। तो त्रिलोकी हरिजन के पिता ने, तपेश्वर हरिजन ने सोचा कि ये काम छोड़ते हैं, इससे कुछ हो नहीं रहा है। तब उन्होंने रामनगर के एक जमींदार के यहाँ गोरैत की नौकरी कर ली थी कि चलो कम से कम महीने की 1 तारीख को कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। जमींदार जो है कुछ अनाज भी दे देगा, जिससे भूख की समस्या का अंत तो होगा। बहुत शोषण भी होता था, जमींदार समझते हैं। लेकिन त्रिलोकी हरिजन के पिता ने परिवार की परवरिश के लिए इसे मंजूर किया था। और त्रिलोकी हरिजन इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं कि अपने पिता को हाथ बताने के लिए कोई नौकरी कर लेते। तो उन्होंने खेत में काम करना शुरू कर दिया था, मजदूरी करना शुरू कर दिया था। तो वे खेत में मजदूरी कर रहे थे। कुछ पढ़ लिख लिए थे, थोड़ा बहुत, मतलब इतने नहीं। लेकिन बातचीत में त्रिलोकी हरिजन बचपन से ही पटु थे।
मतलब लोगों में घुल जाना, मिल जाना, लोगों से संबंध बना लेना, आज्ञाकारी भी थे। तो खेत में मजदूरी करते करते ये त्रिलोकी हरिजन एक बिनोलिया ग्राम पंचायत है, वहां के जो ग्राम सेवक थे उनके हेल्पर बन गई है, मतलब हेल्पर की नौकरी मिल गई। और जो पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि इस हेल्पर की नौकरी के बदले 30 रुपए का तनख्वाह, 30 रुपए की राशि भी उस जमाने में एक राशि होती थी, 100 रुपए तो बहुत ही बड़ी राशि होती थी। और ये किस्सा मर्डर की मतलब 1980 के पहले का, क्योंकि 1980 में तो ये विधायक बन गए थे। तो 30 रुपए की नौकरी इन्हें मिल गई हेल्पर के रूप में, और 30 रुपए की नौकरी से परिवार का कुछ दिन तक भरण पोषण होता रहा। लेकिन बाद में जब परिवार की जरूरतें बढ़ी तो लगा कि इन 30 रुपयों से भी कुछ नहीं होगा, तो ये लोगों से घुल मिल रहे थे। इसी दौरान एक स्थानीय नाच पार्टी, जो शादी विवाह ये जो आयोजन होते हैं, तो नाच पार्टी का जो मालिक था उसे एक मैनेजर की जरूरत थी। तो उसे कहीं त्रिलोकी हरिजन मिल गए, बागपटु दिखे, तो उसने कहा नौकरी कर लो। तो ये नाच पार्टी के मैनेजर बन गए। तो अब इनका लोगों से और इंटरेक्शन बढ़ गया, नाच बुलाने वाले बड़े लोग होते थे, तो लोगों से मिलना जुलना संपर्क इनका बढ़ता गया। तभी इनके मन में पता नहीं कहां से राजनीति घुस आई, राजनीति का चस्का लगा। किसी ने यह भी समझा दिया कि बगहा जो विधानसभा क्षेत्र है वह सुरक्षित है। तो 1972 से ही ये राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने लगे, मतलब राजनीति शुरू हो गई। तब चंपारण के बहुत ही जाने माने दलित नेता होते थे नरसिंह बैठा, कांग्रेस की सरकारों में मंत्री भी हुए। तो लोग कहते हैं कि नरसिंह बैठा ने त्रिलोकी हरिजन की बड़ी मदद की। त्रिलोकी हरिजन को आगे बढ़ाने में नरसिंह बैठा का बड़ा योगदान रहा। नरसिंह बैठा की ये शिष्य माने जाते थे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ दलित लोग ही या दलित नेता ही इनके करीब थे, एक बगहा के अंबिका पांडे हुआ करते थे। तो जो पुराने रिकॉर्ड कहते हैं कि अंबिका पांडे ने भी त्रिलोकी हरिजन की मदद की, और वे अंबिका पांडे ही थे जिन्होंने त्रिलोकी हरिजन को विधायक बनने की राह दिखा दी, और ये 1980 में चुनाव लड़ गए, विधायक बन गए। तो जैसे ही विधायक बने, विधायक का चुनाव जीत लेना बड़ी बात तो होती ही है, सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र था तो कोई दूसरा जीत नहीं सकता था। तो जो उस इलाके में जितने दस्यु गिरोह थे वे अपने को असली सरदार मानते थे, असली सरकार मानते थे। उन्हें लगता था कि विधायक भी मेरे सामने दंड बैठक करे, तो विधायक को डराना धमकाना वे जानते थे। तो ऐसा भी नहीं कि ये जो पत्थल नोनिया गिरोह था, इसके पहले भी कई दस्यु गिरोह थे जिसने त्रिलोकी हरिजन को टारगेट किया। देखिए 1984 की बात है, मतलब विधायक बन जाने के 4 साल बाद एक दस्यु सरदार हुआ करता था व्यास दुबे, उसने भी त्रिलोकी हरिजन को, त्रिलोकी हरिजन तब कोई सिक्योरिटी नहीं रखते थे, ऐसे ही चलते थे, अंगरक्षक की जरूरत ही नहीं थी। वे कहते भी थे कहां से खर्च, वेतन सरकार देता है लेकिन बाकी खर्चे तो यदि मेरे साथ रहे और उसे भूखा रहना पड़े, मैं कहाँ, पता नहीं मैं कहाँ भूखा रह जाऊं, लेकिन दूसरा कोई भूखा रही, यह बात मुझे मंजूर नहीं है। तो ये जो दस्यु सरदार व्यास दुबे था उसने त्रिलोकी हरिजन को उठा लिया था, कई घंटे तक बंधक बनाकर रखा था, और फिर जब उसने छोड़ा था तो शर्त ये रखी थी कि जरूरत होने पर आप भविष्य में मेरे काम आएंगे और हर संभव मदद करेंगे। तो जान के बदले ये आश्वासन देकर चले आए थे। लेकिन आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले महीनों में व्यास दुबे मार दिया गया था। तो त्रिलोकी हरिजन के मन के भीतर से व्यास दुबे का खौफ खत्म हो गया। लेकिन एक खौफ मिटता नहीं कि दूसरा खौफ सामने आ जाता। तब चंपारण का एक और आतंक हुआ करता था, नेमा यादव। तो नेमा यादव ने अब त्रिलोकी हरिजन को तबाह करना शुरू किया, अनाप शनाप डिमांड करने लगा। उसकी चाहत यह थी कि ये जो विधायक जी हैं त्रिलोकी हरिजन,
जमीनी विधायक, आम आदमी के विधायक, हमारी आपकी बात सुनने वाले विधायक अपने क्षेत्र के हिसाब से, वह नेमा यादव के लिए कारतूसों की व्यवस्था करें, मतलब गोलियां ला कर दें, पैरवी करें, मुकदमे की पैरवी करें, थाने में पैरवी करें। तो उसने इतना तबाह किया नेमा यादव ने कि इन्हें अपने लिए और अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए जिला और पुलिस प्रशासन से गुहार लगानी पड़ी। तब इन्हें हाउस गार्ड और सिक्योरिटी मिल गई थी, लेकिन जब बहुत दिन हो गए और हाउस गार्ड ऐसे ही खड़ा रहता तो इन्हें लगा कि फालतू है, तो इन्होंने हाउस गार्ड वापस कर दिए थे और सिर्फ एक सिक्योरिटी रख लिया था जो घटना की तारीख तक इनके साथ तैनात था। लेकिन यह दुर्भाग्य था कि घटना के दिन नहीं था, वह इनसे छुट्टी लेकर ही गया था। तो नेमा यादव, अब नेमा यादव के बाद पत्थल नूनिया, पत्थल नूनिया ने तो ऐसा परेशान किया त्रिलोकी हरिजन को कि पूछिए मत। और परेशानी की वजह से वे बिल्कुल खौफजदा थे। देखिए, मैंने आपको बताया कि 6 जुलाई 1989 को जब वे पटना से चले थे और बेतिया पहुंचे थे तो उन्हें प्राण का भय सता रहा था। उन्होंने डीएम से कहा बेतिया पहुंचकर कि मुझे गांव बहुअरबा जाना है, आप मेरे लिए एक जीप और कुछ पुलिस वालों की व्यवस्था करा दीजिए। सत्ताधारी दल के विधायक थे, लेकिन डीएम साहब ने नहीं सुना। फिर वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बगहा पहुंच गए। बगहा में एसडीओ साहब से कहा, एसडीओ साहब भी नहीं सुने। तब वे अपने एक मित्र की जीप लेकर गए और रात में जो कुछ हुआ वह तो आपको पता ही है कि पत्थल नूनिया गिरोह का हथियारबंद दस्ता आया, घर से उठाकर ले गया, फिर त्रिवेणी कनाल के पास ले जाकर सीने में गोली दाग दी गई। तो पत्थल नूनिया का आक्रांत, पत्थल नूनिया का आतंक, पत्थल नूनिया मुझे मार देगा, इस बात की भनक इन्हें थी। और इन्होंने बिहार के डीजीपी, जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी से लिखित शिकायत की थी। लिखित तौर पर कहा था कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन वही बात, किसी ने इनकी बात नहीं सुनी और किसी ने ध्यान नहीं दिया। परिणाम जो हुआ वह तो आप सुन ही चुके हैं। लेकिन तात्कालिक वजह क्या थी? क्योंकि देखिए, ये जो इलाका था बगहा का, त्रिलोकी हरिजन की हत्या के बाद जानना चाहता था कि इस हत्या की असली वजह क्या है। यह विशुद्ध आपराधिक मामला है या पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी है। तो देखिए, जो तात्कालिक वजह दिखाई पड़ी पत्थल नूनिया के ज्यादा बौखलाने का कि 1 जनवरी 1989 को, मतलब 1989 की पहली तारीख को देवरिया गांव में एक हत्या हुई थी, देवरिया गांव के चमारी महतो की। और ये जो चमारी महतो की हत्या हुई, तो चमारी महतो के परिजनों ने, जो परिवार वाले थे, उन्होंने एक बगहा के बलदेव पटवारी का नाम एफआईआर में दर्ज कराया। तो बलदेव पटवारी एफआईआर के एक्यूज बन गए, पुलिस तलाशने लगी। तो आरोप यह लगा कि इस बलदेव पटवारी के पक्ष में त्रिलोकी हरिजन हो गए थे। वे बलदेव पटवारी को बचाने की पैरवी कर रहे थे और इस पैरवी के बारे में जानकारी मारे गए चमारी महतो के परिवार वालों को हो गई थी। चमारी महतो के बेटे राजकुमार ने जाकर त्रिलोकी हरिजन से कहा था कि आप यह पैरवी मत कीजिए, मेरे पिता की हत्या में बलदेव पटवारी शामिल है। लेकिन त्रिलोकी हरिजन मानते थे कि बलदेव पटवारी शामिल नहीं है। अब यह मानने की वजह क्या थी? समर्थन था या निजी संबंध थे? तो त्रिलोकी हरिजन ने राजकुमार की बात, मतलब चमारी महतो के बेटे की बात उठा दी थी। तो अब इस गुस्से में क्या हुआ कि ये जो राजकुमार था, चमारी महतो का बेटा, वह दस्यु सरगना पत्थल नूनिया के पास चला गया। इसे पता था कि त्रिलोकी हरिजन को देखना नहीं चाहता है पत्थल नूनिया, पहले से दोनों की दुश्मनी चल रही है। तो ये राजकुमार पत्थल नूनिया के पास पहुंचा, रोने लगा, कहा कि मेरे पिता के हत्यारों को बचाया जा रहा है, विधायक बचा रहे हैं। तो पत्थल नूनिया तो पहले से खार खाए बैठा ही था और दस्यु सम्राटों का यह तरीका भी था कि वह अपनी अदालत में अपनी अदालत लगाता था। अपनी अदालत में आए लोगों को इंसाफ करता न दिखे,
इंसाफ का मतलब खून होता था, तो फिर सम्राट कैसे, सरदार कैसे, सरकार कैसे। तो राजकुमार को इसने भरोसा दिया कि ठीक है, विधायक अपने को समझ रहा है तो विधायक को हम समझाते हैं। इसके बाद ही ये जो पत्थल नूनिया है उसने यह फैसला किया कि अब विधायक त्रिलोकी हरिजन को ही मार डालेंगे, और फिर उसने 6 जुलाई 1989 को हथियारबंद दस्ते को भेजा। अपने वह त्रिवेणी कनाल पर रहा, हथियारबंद दस्ता लेकर जब आया तो हत्या कर दी गई, सीने में गोली दागकर। वैसे देखिए, जो त्रिलोकी हरिजन के बड़े बेटे सत्यनारायण हैं, उन्होंने तब वहां पहुंचे मीडिया के साथियों से कहा था कि देखिए, मेरे पिताजी ने बहुत पहले, मतलब 1 महीने पहले, करीब 1 महीने भी मत कहिए, कोई 10 दिन पहले या 8 दिन पहले, 29 जून 1989 को, 6 जुलाई को तो घटना ही घट गई, बगहा में कांग्रेस की एक मीटिंग हो रही थी, कांग्रेस के लोगों की। तो उस मीटिंग में उन्होंने कहा था, देखिए मेरे जीवन पर खतरा है और इस खतरे को मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा हूं। मुझे पता है कि मेरे दुश्मन राजनीतिक भी हैं, पार्टी के भीतर भी हैं, और ये दुश्मन इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उनकी नजर हमारी सीट पर है, बगहा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र पर है। वे चाहते हैं कि मुझे मार दिया जाए। अगले साल 1990 में चुनाव होना है, इसके पहले ही मुझे मार दिया जाए ताकि सीट खाली हो जाए और दूसरे लोग जो मेरे दुश्मन हैं वे चुनाव लड़ सकें। तो यह बात बेटे सत्यनारायण ने कही थी। तो सत्यनारायण ने जो कही उसमें यह नहीं बताया कि किन लोगों से खतरा था पॉलिटिकल, लेकिन पुलिस की कार्रवाई चलती रही और ये जो राजकुमार था जो गया था उस पत्थल नूनिया के पास, उसे गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन तब देखिए फिजा कुछ चंपारण की ऐसी थी कि हर गांव में, हर इलाके में दस्यु सम्राटों का आतंक था। लेकिन तभी चंपारण की हम बात करें तो चंपारण के धनहा क्षेत्र के एक पूर्व विधायक थे जिनका नाम था राम नगीना यादव। जिस 6 जुलाई 1989 को विधायक त्रिलोकी हरिजन की हत्या हुई, उसी 6 जुलाई 1989 को धनहा के पूर्व विधायक राम नगीना यादव का अपहरण कर लिया गया था। और यह अपहरण किया था रामाशीष गिरोह ने, एक दूसरे दस्यु सम्राट गिरोह ने। और अपहरण किस दिन? तो देखिए 8 जुलाई 1989 को राम नगीना यादव की बेटी की शादी थी। वे बेटी की शादी की तैयारी के बाबत गांव में थे, तभी रामाशीष गिरोह ने गांव में धावा बोला और पूर्व विधायक को उठाकर लेकर चलता बना। फिर उनकी रिहाई हुई थी और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि रिहाई के बदले पूर्व विधायक राम नगीना यादव को भी दस्यु गिरोह रामाशीष को फिरौती की रकम चुकता करनी पड़ी थी। जब वे फिरौती की रकम चुकता कर आए थे तभी वे बेटी की शादी कर पाए थे। तो ये माहौल था। आप समझ सकते हैं चंपारण किस रूप में तब था। चंपारण के दस्यु सम्राटों के कई गिरोह की कहानी आगे आने वाले दिनों में भी आपको हम बताएंगे। तो देखते रहिए खबरों के पीछे को। त्रिलोकी हरिजन की कहानी को आज हम यहीं खत्म करते हैं। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं या कोई भूल सुधार चाहते हैं तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी लिखकर भेजिए, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। और यदि किसी विशेष कहानी को सुनाने को कह रहे हैं तो उस कहानी मतलब उस वारदात के बारे में आपको तारीख और साल का पता है तो जरूर बता दीजिए। हमें तलाशने में, जानकारी जुटाने में आसानी होगी। रिसर्च टीम को भी कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात 9 बजे एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।